हेलो। हेलो। हाँ, ऑडिबल है। आवाज जा रही है। बढ़िया है। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कार्बनायन पढ़ रहे थे ना। कार्बनायन को आगे लेके चलते हैं। कार्बनायन के बारे में जो बात कर रहे थे उसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑडिबल है ना? आवाज जा रही है एकदम प्रॉपरली एवरीवन? नहीं यार, अभी कहाँ? हम्म, मार्कर्स हमेशा यहाँ रखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए कार्बनायन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसी के आगे बस चलेंगे, आगे बात करेंगे उसके बारे में। स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। लोकलाइज्ड कार्बोनाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम जो बात करने वाले हैं, बेसिकली पहले आप आपको समझा दें। देखिए देखिए, कार्बोनाइन के बारे में हम दो तरह के कार्बोनाइन हमारे पास होंगे। एक आपका क्या होगा? लोकलाइज्ड कार्बोनाइन। लोकलाइज्ड से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोकलाइज्ड से क्या कहना चाह रहे हैं। कि जैसे हमारे पास ये स्पीसीज है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या रहे, एक ही कार्बन के ऊपर क्या रहे, प्रेजेंट रहे। दिस इज नोन एज लोकलाइज्ड कार्बन आयन। और एक दूसरा जो आपका होगा, वो आपका क्या होगा? डीलोकलाइज्ड कार्बन आयन। डीलोकलाइज्ड कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन। अब जो डीलोकलाइज्ड कार्बन आयन होगा, ठीक है, जैसे आपके पास ये सिचुएशन है, ऐसा कुछ यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये कार्बोनायन जो है नेगेटिव चार्ज पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ के साथ क्या कर रहा होगा? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और जब पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, एक नया स्ट्रक्चर का क्या कर रहा होगा? फॉर्मेशन कर रहा होगा। हम देखो लोकलाइज्ड कार्बोनायन में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें इस कार्बन सेंटर के, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3। लेकिन जब हम डीलोकलाइज्ड में बात करेंगे, अगर जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना है, अगर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? sp2। हम कह सकते हैं कार्बोनायन sp3 भी होते हैं, sp2 भी होते हैं। sp2 होने के लिए डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन होने के लिए कोई लोअर एनर्जी का वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वो वैकेंट ऑर्बिटल पाई एंटी बॉन्डिंग हो सकता है, वो वैकेंट ऑर्बिटल या एक्सेप्टर ऑर्बिटल, हाँ क्या कहते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल हो सकता है या वैकेंट पी डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो जब बात करेंगे तो लोकलाइज्ड कार्बोनायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। शेप जो होगा वो आपका क्या होगा? पिरामिडल, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, जबकि डीलोकलाइज्ड के बारे में बात करें तो जो कार्बन का आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और जो शेप होगा वो आपका क्या होगा? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर शेप होगा। ठीक है, ये चीजें अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये ऑर्बिटल कैसा बिहेव कर रहा होगा? हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह। ये जा किस में रहा होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ में जा रहा होगा, जो बिहेव कर रहा होगा किसकी तरह? लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह। इस तरह के इंट्रैक्शन होने की वजह से आप देखोगे तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो गया? ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो लोकलाइज्ड कार्बोनायन क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड कार्बोनायन क्या होते हैं? लोकलाइज्ड कार्बोनायन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? डीलोकलाइज्ड कार्बोनायन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आई होप आप लोगों को इसके बारे में आइडिया लग चुका होगा। डीलोकलाइजेशन कब होगा? हमने ये सब चीजें जो हैं वो पहले भी पढ़ रखी हैं। आप लोगों ने पहले पढ़ा था? पढ़ पढ़ के आए हो कि नहीं? जो मैंने आपको बोला था कि आप ये चीजें पढ़ लिया, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कार्बोनायन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, उसमें हम रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
रेजोनेंस जो है कार्बोनाइन को कैसे क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखिए रेजोनेंस के बारे में एक चीज आप जानते हो कि जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, स्पीसीज की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जैसे हम कार्बोकैटायन में मल्टीपल कैनोनिकल फॉर्म बना रहे थे, वहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज करेगी। तो अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेजोनेंस। क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ऑफ कार्बोनाइन कार्बोनाइन किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस के बारे में हम आपको अच्छी तरीके से पहले से भी हम लोगों ने इसके एप्लीकेशन को पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, कार्बोनाइन को सी नेगेटिव से लिख रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग 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 स्ट्रक्चर। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए कि कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, तो आप आसानी से बता सकते हो, ये चीज, ये चीज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, और सेम ये 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 चीज, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दिया। इन दोनों में अगर हमने आपसे पूछा कि बताइए स्टेबल कौन सा ज्यादा है, तो देखिए अगर इस फॉर्म में हम बात करें तो चार्ज यहाँ पे लाई कर रहा है, अगर ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग सीसी या पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो एक और कैनोनिकल फॉर्म का क्या करेगा, फॉर्मेशन। मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो सेंटर पे लाई कर रहा है, 50% यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, 50% यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। ओवरऑल मिला के ये क्या कर रहा है, दो कैनोनिकल फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये पाई एंटी बॉन्डिंग सीसी के साथ क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, एक कैनोनिकल फॉर्म का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अभी भी पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ये फिर इंटरेक्ट करेगा, एक कैनोनिकल फॉर्म का क्या करेगा आपका, और फॉर्मेशन करेगा। ओके, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। सही है, अब ध्यान दीजिए चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज 3 सेंटर पे लाई कर रहा है, एक ही चार्ज 3 सेंटर पे जा रहा है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी क्या है, घट रही है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। 33.3% चार्ज यहाँ पे है, 33.3% चार्ज यहाँ पे है, और 33.3% जो चार्ज है वो आपका यहाँ पे है। तो सिंपल सा मतलब है कि एज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, एज नंबर of resonating structure increases, charge density क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी जो है कार्बन आयन की वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ओके, सो सिंपल, जितना ज्यादा कैनोनिकल फॉर्म बनेगा उतना ज्यादा ही आपका क्या रहेगा, कार्बन आयन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। उसी तरीके से जब हम इसके इसमें बात कर लें कि आप मुझे बताइए कि किसमें कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, तो भी आप बता सकते हो आसानी से। जैसे ये चीज है प्लस ये चीज है, ठीक है, ये चीज है, इन दोनों में भी मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कितने कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे, ये डीलोकलाइज्ड होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ये डीलोकलाइज्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइज्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज।
मतलब कितनी पोजीशन पे, 1 2 3 4 5, ये इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किससे लिख रहे हैं हम, आरएस से लिख रहे हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। जबकि इस केस में बात करें तो 1 2, ये 3 4 5 6, कितने, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, उस कार्बोनाइन की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। बोलिए आप लोग, कंफर्म है। जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, उस कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होगी वो आपकी ज्यादा होगी। सही है। उसी तरीके से दो इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, प्लस आर एंड माइनस आर, या हम प्लस एम या माइनस एम कंसीडर करते हैं, है कि नहीं। रेजोनेंस को हम दो भागों में बांट देते हैं, कैसे कहते हैं, रेजोनेंस को आप दो भागों में बांटते हो, क्या कहते हो आप, प्लस आर, और आप क्या कहते हो, माइनस आर, ठीक है। या इसे आप प्लस एम भी बोलते हो, और इसे आप क्या बोलते हो, माइनस एम भी बोलते हो। प्लस आर या प्लस एम जो ग्रुप होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिनके पास, जैसे हम बात कर लें क्या, हम बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड ऐसा काम करता है, या आपका क्या, ओ आर ऐसा काम करेगा, ओ एच ऐसा काम करेगा, ठीक है। जिनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, NH2 ऐसा काम करेगा, ठीक है, SR ऐसा काम करेगा, दे आर बिहेव एज अ प्लस आर, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन माइनस एम के बारे में बात करें तो ये कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें जनरली बात करें तो जितने भी कार्बोनिल हैं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, वो सारे एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टरमाइड, वो सब कोई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो साइनाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है, ईटी, समझ रहे हैं। तो कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोनाइन को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमाइज्ड करना है। तो कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी होगी, जाहिर सी बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी आपकी, माइनस आर या माइनस एम, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, प्लस आर, ठीक है। प्लस अगर अगर बढ़ेगा तो कार्बोनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, घटेगी। जबकि माइनस आर या माइनस एम अगर आपका बढ़ रहा होगा तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये सब पढ़ चुके हैं हम, काइनेटिक थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ रहे थे, तब भी हमने पढ़ रखा है अच्छी तरीके से। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं क्या, इसके लिए बारे में, इसके बारे में अगर मैं पूछूं, जैसे ये चीज है, ठीक है, इस पोजीशन पे अगर आपने कार्बन आयन बनाया, ठीक है, और फिर मैं कहूं कि एक ये पोजीशन है, ये आ, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, OH लगा दिया, यहाँ कार्बन आयन आपने बनाया, तो आपको पता ही है अच्छी तरीके से कि ये जो पोजीशन है आपकी, इसका कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, माइनस आर, इसका कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, प्लस आर या प्लस एम, है कि नहीं। ये सब जानते हैं हम लोग, जान रहे हैं कि नहीं आप। इसका क्या वर्क कर रहा होगा, माइनस आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, इसका क्या वर्क करेगा, प्लस आर या प्लस एम, दोनों बात बराबर होती हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। या क्या वर्क करेगा इसका, माइनस। तो जहां पे प्लस आर, अब सोचो आप, सीधी सी बात है, यहाँ ऑलरेडी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होके इसका फॉर्मेशन कर रहा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग, और आपको कुछ चीजें और मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब हम लोकलाइज्ड कार्बोनाइन के बारे में बात करते हैं, तो लोकलाइज्ड कार्बोनाइन में हम माइनस एच क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, ठीक है। प्लस एच नहीं वर्क करता, प्लस एच नॉट वर्क, नॉट वर्क। जबकि डीलोकलाइज्ड कार्बोनाइन में अगर हम बात करेंगे, तो डीलोकलाइज्ड कार्बोनाइन में आपके साथ क्या होता है, जब आप यहाँ इस पोजीशंस पे बात करते हो, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड का, है ना। तो डीलोकलाइज्ड में जब पाई बॉन्ड का आपका फॉर्मेशन हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे पाई पाई बॉन्ड बन गया, इसका मतलब अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। और अल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए हम प्लस एच देखते हैं, याद है। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या करेगा, प्लस एच जो है वो वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। और ये हमने
पढ़ भी रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन गया, देयर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कह सकते हो आप, यहाँ पे है, और यहाँ पे अल्फा कार्बन अटैच्ड है। इसके ऊपर जो प्रेजेंट आपके हाइड्रोजन होंगे, दे विल बी पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन? पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी देखो, आप लोग जब पढ़ रहे थे तो काफी डिस्कशन कर रखा है। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि चलो भैया बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा, आप काइनेटिक थर्मोडायनेमिक आपने बनाना सीख ही लिया था। हम आपसे पूछेंगे बताओ भैया, इसमें बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है। तो आप क्या क्या देखते हो? आप कहते हो कि भैया इधर देखो क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन होके ये क्या कर रहा होगा, दो कैनोनिकल फॉर्म का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। ये सब पढ़ा हुआ है। साथ में यहाँ पे भी जब आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आप कहोगे क्या कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा। अब दोनों केसेस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, बराबर, ये भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ये भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन चेंज क्या है कि जब डबल बॉन्ड आपका बन गया, तो यहाँ पे दिस इज CH3, यहाँ पे भी क्या है, CH3। ये sp2 कार्बन, ये भी sp2 कार्बन, इससे अटैच्ड यही अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, जो डबल बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो मतलब इस कार्बन आयन में बात कर रहे थे अगर हम, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना, पार्टिसिपेट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में। जबकि इस केसेस में अगर बात करें, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कोई कार्बन नहीं अटैच है, बल्कि हाइड्रोजन अटैच्ड है। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है, जिसके ऊपर दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इनमें क्या है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, है कि नहीं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बराबर हैं, बट अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो जब भी आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन की बात करोगे, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, कार्बन आयन में आपको प्लस एस देखना है, बिकॉज इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कशन करें, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसी तरीके से जैसे हम आपसे अगर पूछें कि बताइए, ये OR है, ये चीज है, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपसे पूछें ये चीज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसमें अगर हम आपसे पूछे कि बताइए किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, कि कैसे बताओगे? आप देखोगे कि भैया यहाँ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो जो कैनोनिकल फॉर्म बन रहा होगा, उसके रेट के बारे में बात करेंगे, K1, ठीक है, ऐसा कुछ, O नेगेटिव, और आपका क्या, OR। ये जब यहाँ जाएगा तो टारगेट ऑर्बिटल एक है, देने वाले दो हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा। कौन सा क्रॉस कॉन्जुगेशन? जो ये डीस्टेबलाइज्ड करेगा। जबकि इस केस में अगर हम बात करेंगे, K2 के बारे में बात करें, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन है, उसे कोई रिपेल नहीं कर रहा है, लीनियर या बहुत फास्ट होगा। तो हम कह सकते हैं इसको क्या, कि K1 इज ग्रेटर देन K2। तो बेसिकली यहाँ पे जब आपको OR दिख रहा है, तो OR का जो प्लस M है वो ज्यादा वर्क करेगा, वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा। तो इन दोनों कार्बन आयन में अगर हम लोग बात करें 1 और 2 में, तो 2 इज मोर स्टेबल। वाई? बिकॉज इन 1 क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। बिकॉज इन 1 cross conjugation which reduced delocalizations of electron, and negative charge will be spend more time on this carbon, due to which the electron density or the charge density on this carbon is more in comparisons to this one। जबकि ये आपका क्या है, इस पोजीशन में आपका क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन। यहाँ क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर कॉन्जुगेशन होने की वजह से जो चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होगा वो फास्ट होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी 50% यहाँ भी लाई कर सकती है, और चार्ज डेंसिटी 50% यहाँ लाई कर सकती है। बट इस केसेस में जब हम बात करेंगे, तो चार्ज डेंसिटी कहीं 60% इधर लाई कर रही होगी, इधर 40% लाई करेगी। तो मतलब इस कार्बन के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, कि पोलैरिटी ज्यादा है। पोलैरिटी होने ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे टारगेट ऑर्बिटल एक है, डोनर ऑर्बिटल दो है, लेकिन जब एक्सेप्टर ऑर्बिटल या टारगेट ऑर्बिटल दो हो जाता है और देने वाला एक हो जाता है, तो वहां पे स्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं?
तो ये चीजों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मतलब एस्टर का जो कार्बन आयन है वो लेस स्टेबल है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि अरे भैया यहाँ पे तो CH3 लगा हुआ था, यहाँ पे OR लगा हुआ, इसका माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा। डेफिनेटली करेगा, बट उसका एक्सटेंट कम होगा अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बल्कि उससे ज्यादा एक्सटेंट किसका होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कॉन्जुगेशन की भी बात कर लिए, क्रॉस कॉन्जुगेशन की बात कर लिए, रेजोनेंस की बात कर लिए, मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर लिए, इन सब की एक साथ ही बात कर डाली पूरी। ठीक है, अगला अगला चले। ठीक है, कुछ कार्बन आयन बनाते हैं और आपसे रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछेंगे कि बताइए भैया कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, आप बता भी लेंगे फटाफट। इनमें हम आपसे पूछेंगे कि बताइएगा कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। बता लेंगे विच कार्बन आयन इज अ मोर स्टेबल, कमेंट करिएगा आप लोग। जब हम बात करेंगे 1, 2 और 3 के बारे में, तो 1, 2, 3 में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज ये यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है। सिमिलरली ये यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी कर सकता है। लेकिन साथ में क्या है यहाँ, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके, हाँ, ये कितने स्ट्रक्चर बनाएगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये कितने स्ट्रक्चर बनाएगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये कितने बनाएगा, ये भी 3 ही बना रहा होगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट इसमें क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, जो इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इससे कम करेगा। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी 2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर 3 की होगी, फिर फर्स्ट की होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर तो बन ही रहा होगा, लेकिन रिलेटिवली लो एनर्जी पे ना बन के हाई एनर्जी बन रहा होगा इसके कंपैरिजन। ये सब हमने काइनेटिक थर्मोडायनेमिक्स की जब बात की थी। अब जब ये देखोगे केसीपी और टीसीपी के बारे में जब डिस्कशन कर रखा है, वहां पे खूब डिटेल में इसको पढ़ रखा है, आप उसे देखिएगा जाके। जब फेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे हमने कार्बन आयन के बारे में जो है खूब डिटेल में जो है इसकी स्टडी कर रखी है। ओके, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फेट ऑफ कार्बन आयन पढ़ा हुआ है, उसके बारे में खूब डिटेल में हम लोगों ने स्टडी कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, क्या, स्टेबिलिटी इसकी वजह से, एरोमेटिसिटी की वजह से, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करें, अगर कार्बन आयन का जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बन आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी, तो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब आपका क्या, ये सब किसके लिए वर्क करेगा, साइक्लिक कार्बन आयन के लिए वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इसमें हम लोग बात करें इस बात में, इसमें अगर हम लोग डिस्कशन करें इसके बारे में, जैसे मेरे पास ये है, ये चीज, ये चीज, ये चीज, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे बात करें, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। दोनों में अगर पूछें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट या सेकेंड, बताइए, कमेंट करिए। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा या सेकेंड ज्यादा स्टेबल होगा। एरोमेटिसिटी भी हम पढ़ चुके हैं। आप लोग पढ़ते हो कि नहीं हाँ? पढ़ाई करते हो कि नहीं, अभी देखो क्लास कम है, आगे चल के क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी आपकी एग्जाम के बाद से। जनरली 4-5 तारीख से आपकी डेली क्लासेस हो जाएंगी शाम को फिर। ठीक है, तो अभी जितना भी है उसे फटाफट निपटा लो, 5 तारीख या 10 जून जुलाई से आपकी क्लासेस जो हो जाएंगी वो डेली हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो अगर आप बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 पाई। इस केस में अगर बात करें तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 पाई।
ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, फॉरेन +2, और ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, फॉरेन। इससे ये पता चलता है कि ये कार्बन आयन आपका क्या है, एंटी एरोमैटिक, और ये कार्बन आयन आपका क्या है, एरोमैटिक। और जो एरोमैटिक कार्बन आयन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। सो सिंपल, जो कार्बन आयन आपका एरोमेटिक होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, कि जब आपको बताना होगा तो एरोमेटिक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, नॉन एरोमेटिक की होगी, नॉन एरोमेटिक की होगी, नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन की सबसे कम किसकी होगी, एंटी एरोमेटिक कार्बन आयन की, एंटी एरोमेटिक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो होगी सबसे कम होगी। जैसे जैसे एरोमेटिसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरीके से इसमें भी मैं पूछ सकता हूं कि बताओ कि ये जैसे आपके पास कार्बन आयन है, ये चीज, ठीक है, और ये है, ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज। अब इन कार्बन आयन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, आप बता सकते हो, पढ़ चुके हो चूंकि आप, इनमें आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ये हमने पढ़ लिया एरोमेटिसिटी में इसके बारे में। हाँ, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, याद है, थर्ड की लग रही है ना। ऑल कार्बन आयन आर एरोमेटिक, पहली बात तो ये ध्यान दो आप, ऑल आर एरोमेटिक, ठीक है, सभी कार्बन आयन क्या है, एरोमेटिक है। तो इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी रेजोनेंस एनर्जी पे, और रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड करेगी डीलोकेलाइजेशन पे, डीलोकेलाइजेशन डिपेंड करेगा बेटर ओवरलैपिंग पे। अब बेटर ओवरलैपिंग डिपेंड करेगी किसकी, फैक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि ऑर्बिटल कितने प्लेन में है। ऑर्बिटल प्लेन में उस मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगे जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, फ्लेक्सिबिलिटी उस मॉलिक्यूल में कम होगी जिसमें साइकिल कम होगा। साइकिल मोनोसाइक्लिक में कम है, बाईसाइक्लिक में ज्यादा हो जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी, ट्राईसाइक्लिक में और ज्यादा। तो हमने इसको पढ़ा था, जैसे हम इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, नंबर ऑफ रिंग आपकी क्या हो रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, इंक्रीज करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो आपकी क्या होगी, पढ़ा रखा है, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब जो कॉन्जुगेशन है वो क्या होगा, वो भी आपका क्या है, डिक्रीज करेगा। कॉन्जुगेशन डिक्रीज करने का मतलब रेजोनेंस जो है वो डिक्रीज करेगा, या रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो जब सब डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये पढ़ा रखा है एरोमेटिसिटी में, और आपको बस खाली यही दिख गया कि ये बड़ी बड़ी रिंग है, इधर कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा बनेगा, उसके बेस पे कर दिया आपने। ये हमने पढ़ा है, ये सब तो आपको दौड़ा के बता देना चाहिए, आप लोग अभी भूल गए, हाँ, गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, ये लोग। सही है, क्लियर है। ये देखिएगा, ये कहाँ पढ़ा है, ये पूरा एरोमेटिसिटी में हमने पढ़ रखा है इसको, एरोमेटिसिटी की क्लास में आपके होगा कंप्लीटली, ठीक है। ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ड्यू टू
पी पाई डी पाई बोल दें, पी पाई डी पाई और पी पाई पी पाई पी पाई बॉन्डिंग, या आप इसी को क्या कहते हो, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे आइए समझते हैं हम लोग इस बात को। जैसे मेरे पास क्या है कि CH3 और क्या CH2 नेगेटिव है, और मेरे पास क्या है BH2 और क्या है CH2 नेगेटिव है। ओके, इनमें अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, तो देखो एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, और इधर क्या है, फिल्ड ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग, जिसे आप क्या कहोगे, यहाँ कौन सा 2p पाई ऑर्बिटल 2p में होगा, ये भी क्या 2p में भी होगा। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होके किसका फॉर्मेशन हो रहा होगा, BH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब ये कैसा कार्बन आयन है, डीलोकलाइज, जबकि ये क्या है, लोकलाइज। तो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा। किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से। आप क्या पढ़ रहे हो, आप मेन ग्रुप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो ना, केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो आप इसके बारे में। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैं आपसे पूछूं, आइए क्या पूछता हूं कि भैया ये बताओ, ये OH है और क्या है CH2 नेगेटिव, और आपके पास क्या है SH है, और आपके पास क्या है CH2 नेगेटिव। सही है, ऐसा कुछ बनाए इसको, ऐसे नहीं, ऐसा बनाते हैं इसे, OR2 और CH2 नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, और इसे क्या कर देते हैं SR2 और CH2 नेगेटिव, और सल्फर 3 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इनमें अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो देखिए एक नया एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। उस नए रिएक्शन इंटरमीडिएट का नाम क्या है कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम यलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, यलाइड। ठीक है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, व्हेन व्हाट, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट हो, प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, यलाइड, YLIDE। जैसे यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये यलाइड है, लेकिन किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर है, तो डेफिनेटली ये किसका है, ऑक्सीजन यलाइड। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो सल्फर पे है, तो दिस इज सल्फर यलाइड। ठीक है, अब ऑक्सीजन एलाइड और सल्फर एलाइड में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हम इफेक्ट देखेंगे। देखो सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर के पास क्या है, डी ऑर्बिटल, क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास कोई ऑर्बिटल नहीं, तो सल्फर में क्या हो रहा होगा, इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा होगा, -I। ठीक है, जबकि यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, पहले और दूसरे में हम बात करेंगे तो सेकंड की जो स्टेबिलिटी होगी फर्स्ट से क्या होगी, ज्यादा होगी। These are the oxygen halide and sulfur halide. The stability of sulfur halide is greater than the stability of oxygen halide. Because in case of, ये भी एक इंटरमीडिएट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए अलग तरीके से आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो खास करके ये भी एक कार्बन आयन है, बट ये कार्बन आयन स्टेबलाइज्ड किससे वजह से हो रहा है, डी ऑर्बिटल की वजह से। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट इस पोजीशन पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, यलाइड। ये पढ़ेंगे। आपने विटिग रिएक्शन का नाम सुना होगा, विटिग रिएक्शन में फास्फोरस का यलाइड यूज करते हैं। जैसे इसी तरीके से जब हम आगे बात करें आपका, जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, NR, और इधर क्या
CH2 इधर नेगेटिव कर दें और इधर NR3 क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। दिस इज नाइट्रोजन एलाइड। उसी तरीके से यहाँ फास्फोरस कर दें और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर दें और इस पोजीशन पे क्या कर दें, CH2 नेगेटिव। दिस इज फास्फोरस एलाइड। दोनों में स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो फास्फोरस एलाइड में क्या है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के साथ ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसा। ठीक है, जबकि इसमें क्या, स्टेबलाइज्ड बाई ओनली माइनस आई इफेक्ट, ओनली माइनस आई ऑफ व्हाट, NR3 पॉजिटिव। NR3 पॉजिटिव का ओनली माइनस आई इफेक्ट वर्क करेगा। देखो यहाँ लोन पेयर फ्री नहीं है, प्लस एम वर्क करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। तो जब हम नाइट्रोजन एलाइड और फास्फोरस एलाइड हम कहाँ पढ़ते हैं, फास्फोरस एलाइड, पी एलाइड इसको बोलते हैं, फास्फोरस एलाइड। और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के पास है तो नाइट्रोजन एलाइड। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पढ़ोगे आगे चल के आप, विटिक, इसके नेम से आप 3 रिएक्शन पढ़ोगे, विटिक पढ़ोगे, हॉर्नर वॉट वॉट इमोन्स पढ़ोगे, और विटिक के स्टूडेंट थे उनका नाम था स्क्लॉजर। ठीक है, स्क्लॉजर, इनके इसके बारे में भी पढ़ोगे। तो ये 3 रिएक्शंस पढ़ोगे। ये तीनों रिएक्शन आप किसी भी कैटेगरी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हम लोग आगे चल के एलाइड में पढ़ेंगे। चूंकि अभी कार्बोनाइन पढ़ रहे हैं तो यहीं पे कार्बोनाइन के बारे में भी हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। उसी तरीके से हमारे कुछ आर्सेनिक एलाइड भी होता है। ठीक है, जैसे आपका ये एग्जिस्ट कर रहा है, उसी तरीके से क्या AsR3 और यहाँ क्या CH2, ये नेगेटिव, ये आर्सेनिक एलाइड भी होता है। तो कोई भी हेटेरोएटम्स रहे, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेंगे और एडजेसेंट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अगर इन कार्बोनाइन के बारे में बात करें तो दे आर आल्सो डीलोकलाइज्ड कार्बोनाइन, बट डीलोकलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्बिटल वैकेंट p है एंड वैकेंट d है। बोरॉन वाला एलाइड नहीं था क्योंकि बोरॉन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था। अब बोरॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ भी नहीं सकता क्योंकि बोरॉन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, कि वो कहीं पे दे के बॉन्ड बना ले और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, ये सब बन कैसे रहे होंगे, देखिए अगर जैसे हम फास्फोरस एलाइड के बारे में बात करें तो ये बनता कैसे होगा, ध्यान देना। जैसे होता क्या है कि ये Pr3 आपने ले लिया, अब इसके पास देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आपने क्या किया, जैसे आपने क्या ले लिया CH3X, ये क्या कर देता है, इसके ऊपर SN2 रिएक्शन कर देता है। तो आपके पास क्या बन जाता है, R3P, P के साथ कौन जुड़ जाता है, CH3। चूंकि लोन पेयर दे रहा है इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाहर क्या निकल जाता है आपका X माइनस। आपने इसके ऊपर कोई बेस डाल दिया, वो बेस क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन निकाल लेगा, आपके पास क्या बन जाएगा R3P पॉजिटिव और आपका क्या, ये CH2 नेगेटिव। दिस इज द फास्फोरस हैलाइड। इनका क्या हो गया फॉर्मेशन। अब फास्फोरस हैलाइड एक इंटरमीडिएट है, कार्बोनायन है, रिएक्टिव है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बस इसी के ऊपर आप क्या डाल देते हो, आपने अगर इसी को इसी के ऊपर एल्डिहाइड डाल दिया तो ये क्या कर देता है कि ये जो है बाहर निकल जाता है। यही हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसका ये चीज। ठीक है, और बाहर क्या निकल जाता है, पीओ, ये जो भी आपका आर इसके ऊपर लगा हुआ है। इस पूरी रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज होती है वो पीओ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो यूनिवर्सली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जब बनता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। डेफिनेटली आर्सेनिक, फास्फोरस और आर्सेनिक में डेफिनेटली आर्सेनिक साइज बढ़ रही है ना। ठीक है, होता क्या है इसमें कि ये जो CH2 यूनिट होती है वो यहाँ चली आती है। ठीक है, कहाँ, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ चला जाता है। इन दोनों के बीच में मिलन कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। ये भाई साहब चले जाते हैं इसके पास, लेके चले जाते हैं और ये जाके इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये मैकेनिज्म आगे चल के हम पढ़ेंगे। यशीश, डेफिनेटली आर्सेनिक। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे साइज ऑफ एटम क्या होगा, बढ़ेगा, तो एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन बेसिकली आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ओके। सल्फर और फास्फोरस में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है सल्फर, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। ठीक है, ओके। तो ये चीजें हैं। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली आपका क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ड्यू टू डी ऑर्बिटल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ड्यू टू रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जो है अपनी बात कर ली। ठीक है,
अब हमारे पास जो बचता है, देखो कार्बन आयन बनाना तो यहाँ नहीं सीखेंगे, वो चलेंगे हम लोग आगे ही सीखेंगे। वहीं पे बेसिकली ज़्यादातर बातें हम लोग करेंगे कार्बन आयन बनाने के रिस्पेक्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? ओके? तो ये था कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन पढ़ने का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, पता है आपको क्या? जो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी का, बेसिकली एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है? हाइड्रोकार्बन मतलब समझ रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। आपने अभी कुछ में वहां पे केमिकल बॉन्डिंग में आप कहाँ पे पहुंचे हो, क्या पढ़ रहे हो प्रेजेंट टाइम में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में? आप लोगों से ही पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि अगला जो पढ़ाऊंगा वो उससे रिलेशन है। ओके, कंप्लीट हो गई है केमिकल बॉन्डिंग आपकी, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है ना, कार्बनायन की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके ही हमें क्या पढ़ना है, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। ये यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है? तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहता है, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ तक आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम रहे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। डाउट पूछते ही नहीं हो आप लोग, आप लोगों की बैच से तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो संदेह पूछता हो आज तक। या तो समझ में नहीं आता हो, या तो ज्यादा समझ में आ जाता हो। ज्यादा समझ में आ जाए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? लेकिन आप डाउट पूछते ही नहीं हो कि आपका क्या मतलब, आपकी बैच का कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, एकदम सब अलग थलग हो एकदम अपने आप में, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशंस नहीं, पता ही नहीं चलता आप लोगों का। बाकी बैच वाले जीना हराम कर देते हैं, हाँ, लेकिन आप लोग एकदम इंटरेक्ट नहीं करते हो, ठीक है? नेक्स्ट जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो एसिडिटी ऑफ क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखने आना चाहिए, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जो है वो देखनी आनी चाहिए, ठीक है? अगर ये आएगा, देखो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, ये अगर आएगा तो हमारे लिए चीजें बड़ी आसान रहेंगी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखने आना चाहिए, ओके? तो वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय।